સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એમડી અને सीईओ सुनील सुब्रमण्यम जो अपनी साथ जोड़ा गया है। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में। और मार्केट का अभी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अभी का जो उतार देखा है, मैग्निफिसेंट देखा है, आप कैसे देख रहे हैं? ये थोड़ी जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो रही है एंड स्पेशली देखिए एफआई का फ्लोज तो स्टडी है बट डोमेस्टिक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मेरे को सामने दिख रही है। एंड क्या हो रहा है कि आई थिंक दिसंबर मंथ की जो स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज आई थी, आई थिंक 66,000 करोड़ एफआईएस के, इसके कारण प्राइसेस बढ़ गए थे, वैल्यूएशंस भी बढ़ गया था। तो थोड़ा बहुत एक पोर्टफोलियो रिएलोकेशन के कारण मेरे को प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। अभी अर्निंग्स सीरीज अभी शुरू हुई है, तो और 2 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ेगा कैसे अर्निंग्स की रुझान आती है, नंबर 1। और यूएस की डेटा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले जो दिसंबर के फेड के मीटिंग में बताया कि एक रेट कट 3 साल के लिए अभी जून से ही शुरू होगा, तो अभी रीसेंट डेटा थोड़ा स्ट्रॉन्ग आया है कि तो मार्केट को भी एक है कि क्या रेट कट थोड़ा डिले हो सकता है। तो इसके कारण जो लो इंटरेस्ट रेट के कारण जो मार्केट में एकदम पैसा आया, शायद उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सामने दिख रहा है। अभी एक क्लियर डायरेक्शन में नहीं कहूँगा, ये लास्ट 2 दिन की जो सेलिंग हुई है, उसके कारण कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेट करेंगे, अर्निंग सीज़न का वेट करेंगे, उसके बाद हमें एक क्लैरिटी मिलेगा कि कौन-सी सेक्टर में अर्निंग्स रिपोर्ट अच्छी आ रही है, किसकी गाइडेंस अच्छी है। ये सब बात हमें स्टडी करने के बाद ही एक व्यू मीडियम टर्म का बनेगा। ये शॉर्ट टर्म में कोई रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी, यही मेरा ખ્યાલ है। શોર્ટ ટર્મમાં રિએક્ટ કરવાની કંઈ જરૂર નથી હમણાં. એક અત્યારના આપણે ઓફકોર્સ જોઈ રહ્યા છીએ જે માર્કેટની આપણે સેન્ટિમેન્ટ્સ અત્યારના આપણે ઓફકોર્સ થોડા લો થતા જોઈ રહ્યા છીએ. लेकिन सुनील जी, कैसे आप देख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अभी सेल ऑफ कर रहे हैं, एफआईआईज़ का फ्लो जो है वो चालू ही है। ऐसे तो एक दिन में क्या हो गया? सिर्फ क्या आप एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स, ग्लोबल क्यूज़ भी हमने देखे थे कि थोड़े वीक थे, तो ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट्स देख रहे हैं कि इतनी बिग वाली इंक्रीज़ हो गई है? नहीं, देखिए वो अपना जो एचडीएफसी बैंक में स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकता हूँ, मगर एक टाइम दिया गया था बिकॉज 2 मर्जर हो गए ना, तो मर्जर के कारण अलग-अलग आपने एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में लिया हो, तो एक टाइम तक वो प्रोटेक्टेड था, बट अल्टीमेटली आपको एक लिमिट जो 10% स्टॉक लिमिट होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, उसके अंदर तो लाना ही होगा। तो एक ना एक दिन उसको सेट राइट करना था। शायद ये मौका उनको मिला उस अर्निंग सीजन को देखकर, गाइडेंस को देखकर, मार्जिन्स को देखकर कि अभी प्रॉफिट बुकना उचित है। बट ये एक टैक्टिकल कॉल ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक, और जैसे मैंने कहा मैं स्टॉक स्पेसिफिक आपको नहीं बता सकता हूँ। तो डोमेस्टिक निवेशक में जब मैं कह रहा हूँ, मैं लार्जली फंड मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, राइट? तो फंड मैनेजर के लिए फॉरेनर्स ने आके दिसंबर में भयंकर खरीदारी की, तो सबकी वैल्यूएशंस बढ़ गए थे। तो उनको अपने जो हिसाब रखते हैं हर कंपनी के बारे में, हर सेक्टर के बारे में, कि ये वैल्यूएशन रीजनेबल है, शायद उसको पार कर गई फ्रॉम अ फॉरेनर्स पर्सपेक्टिव। अभी फॉरेनर्स के लिए वो ठीक लग रहा है, क्योंकि वो बाकी देश जो स्लोडाउन में है उसके साथ इंडियन स्टॉक्स को कंपेयर कर रही हैं। बट डोमेस्टिक फंड मैनेजर को बाकी देश के बारे में कुछ ख्याल नहीं है। वो देख रहा है कि यही स्टॉक मैंने इतने परसेंट पे खरीदा, इसने कुछ महीने पहले, अभी उसमें इतना प्रॉफिट दिख रहा है, तो क्या ये सस्टेन होगा? क्योंकि प्राइस जो आज बिकता है, फॉरवर्ड वैल्यूएशंस होती है ना, तो फॉरवर्ड को डिस्काउंट कर रहा है। यानी जो दिसंबर की खरीदारी, अगेन वापस मैं दिसंबर की खरीदारी पर रहा हूं, तो शायद जो भी गुड न्यूज था इस साल के लिए मार्केट के अंदर अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर, वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। अब इसके सामने बेहतर इससे क्या न्यूज आ सकती है, वो प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, क्या एक कुछ भी नेगेटिव सरप्राइज आ सकता है। तो हेजिंग द बेट्स जो कहते हैं ना, कि इस जब सारा गुड न्यूज आज के दाम में दिख रहा है, तो क्यों ना मैं प्रॉफिट बुक कर लूं और वेट एंड वॉच करूं, क्योंकि इसके ऊपर और बेहतर भी अर्निंग्स निकले तो थोड़ा बहुत ही एक प्राइस इंक्रीज होगा। पर कुछ भी बैड न्यूज थोड़ा भी आया एक गाइडेंस में, शायद समझिए, तो ऑटोमेटिकली आपको करेक्शन जबरदस्त हो सकता है उस वक्त, बिकॉज ऑफ द अर्निंग्स रीसेट। जो फॉरवर्ड पीपीएस का रीसेट डाउनवर्ड हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली दाम को गिरना है। उसके पहले क्यों ना मैं प्रॉफिट जो कैश दिख रहा है मेरे को, प्रॉफिट कैश में मैं बुक कर लूं। तो ये जस्ट एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल कॉल
मैं कहूंगा कि जिन जिन शहरों में जिन जिन सेक्टर के दाम बहुत बढ़ गए हैं मगर उसका न्यूज पूरा ऑलरेडी दाम में है, तो बेहतर होगा कि शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करो, फिर रिजल्ट सीजन के बाद वेट करो, उसके बाद में यू कुड री एंटर दैट सेम स्टॉक और सेम थिंग। तो ये एक टैक्टिकल रियलाइजेशन का वक्त है और ऑल ड्रिवन बाय द शार्प इंक्रीज इन द मार्केट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये एक ट्रिगर है डोमेस्टिक निवेशक के लिए, बिकॉज इंडिया में कुछ बदला नहीं है। इंडिया में जो भी दिसंबर में हमारी एक्सपेक्टेशन थी और जनवरी में वो सेम ही है। ऐसा कुछ खास बेहतर या खास वर्स नहीं हुआ है अभी, मगर दाम सडनली बढ़ गया बिकॉज ऑफ फॉरेन बाइंग। जी। तो हर ग्रोथ का एक प्राइस होता है और उस प्राइस से थोड़ा ज्यादा होता है तो प्रॉफिट बुक करना एक सेंसिबल डिफेंसिव हेजिंग स्ट्रेटजी होगा। बस वही मैं देख रहा हूँ, टैक्टिकल प्ले बाय डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स, और कुछ इसमें। सुनी जी, तो अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट में कल जो हमने एक गिरावट देखी उसमें एक काफ़ी सारा करेक्शन हो गया है कि अभी भी स्पेस है, अभी भी थोड़ा हम नीचे गिर सकते हैं बिफोर और एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकते हैं। देखिए, अंटिल पूरा अर्निंग्स का सीजन हर सेक्टर के दिग्गज कंपनी के सामने हम नहीं आती ना, तब तक फ्यूचर डायरेक्शन की बात नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि कोई भी नेगेटिव चीज अर्निंग्स सीजन में गाइडेंस के तौर पर, देखिए ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर की एक्चुअल अर्निंग्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हो चुका है वो क्वार्टर। हर कंपनी अपने एनालिस्ट के कॉन कॉल में क्या कह रही है फ्यूचर के बारे में, कैसे लग रहा है उनको, कैसे दिख रहा है। तो मेरे लिए ये चीज सामने एक बहुत खास यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैपेसिटी एक्सपेंशन की बहुत उम्मीद थी, क्योंकि एक वी शेप रिकवरी जब हो रहा था पोस्ट सेकेंड फेज ऑफ कोविड में, तो लग रहा था कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% को पार कर जाएगी और इसलिए सब के सब इंफ्रा के स्टॉक के ऊपर बहुत पैसा गया और उनके दाम भी बहुत बढ़ गए। पर जैसे आपने देखा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 76% के लेवल पर अटक गई है और वहीं पे स्टेबलाइज हो गई है। तो यहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट वो कंजम्पशन को बढ़ने के बाद ही देख सकता है। तो इंफ्रा में शायद देयर इज विन प्रॉफिट बुकिंग वो कह सकते हैं, बिकॉज अभी प्राइस तो बढ़ गई, प्रॉफिट तो बन गया। अभी आने वाले दिन ऑर्डर किसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो आने वाले दिन बताएंगे। तो मैं कहूंगा कि देखिए, कंसोलिडेशन मोड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्रेश अलोकेशन अगर किसी भी स्टॉक में आप कर रहे हैं आज प्रॉफिट बुक करने के बाद, वो करेंगे आफ्टर द अर्निंग सीजन कम्स, आफ्टर द गाइडेंस कम्स, और आप उधर कॉन कॉल में क्वेश्चन पूछेंगे मैनेजमेंट से क्या फ्यूचर की आउटलुक है, उसको कंप्लीटली रीसेट करना पड़ेगा ना। तो ये अर्निंग सीजन के कारण मैं कैश प्रॉफिट बुक करके रखूंगा और फिर रीडिप्लॉय करूंगा। तो वही मैं कह रहा हूँ टैक्टिकल कॉल है। तो और करेक्शन हो सकता है कि इट डिपेंड्स कि कितने फंड मैनेजर और अपने प्रॉफिट नहीं बुक किया है। कुछ कल कुछ ने बुक किया, आज किसी ने बुक किया, क्या परसों तक भी बुक होगा नहीं होगा ये आने वाले दिन ही बताएंगे ना। मगर ये एक ओवरऑल मैं जी। सिनेरियो कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को एक वैल्यूएशन की दिक्कत सामने दिख रही है, क्योंकि एफआईएस की इतनी जबरदस्त परचेसिंग दिसंबर में हुई थी, जी। उस कारण बहुत गिने चुने सेक्टर्स और स्टॉक्स में बहुत एक उछाल आ गया। तो उचित है कि एक हाई लेवल में थोड़ा पैसा निकाले उस स्टॉक से या उस सेक्टर से। जी। बस एक टैक्टिकल कॉल है। ओके। बाकी हम देखें तो आईटी सेक्टर की जो भी नंबर्स आए हैं उसने उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव आउटकम दिया है। हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप कैसे देख रहे हैं आईटी एज अ सेगमेंट, क्या अभी आप निवेश करेंगे? देखिए, मेरे को क्या है ना, आईटी में जब तक यूएस और यूरोप स्लो डाउन मोड में है, आप क्यों भयंकर एक प्रॉफिट ग्रोथ को एक्सपेक्ट करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, फेड अगर रेट कट कर रही है तो आरबीआई करेंसी को कैसे मैनेज करेंगी इसके ऊपर डिपेंड रहता है। क्या डिवैल्यूएशन आके आईटी को हेल्प करेगा, अभी तक वो क्लैरिटी नहीं है कि आरबीआई का रेट कट का प्रोग्राम क्या है, क्योंकि अगर फेड ने कट कर दिया तो डिफरेंस बढ़ेगा तो थोड़ा रुपये में डिप्रिसिएशन हो सकता है। तो अगर आरबीआई ने रेट कट नहीं किया, राइट, और फेड ने रेट कट कर दिया, तो फेड का समझिए 4 से 3.5 हो जाएगा यूएस का 10 ईयर और इंडिया का रहेगा 7 में, तो डिफरेंस बढ़ेगा तो थोड़ा रुपये को वीकन होना पड़ेगा, तब शायद आईटी के लिए वो थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। तो एक आरबीआई की पॉलिसी की क्लैरिटी का वेट करने की जरूरत है आईटी के बारे में। सेकंड, जैसे मैं कह रहा था कि यूएस में अभी कुछ नंबर्स आ रहे हैं कि स्लो डाउन उतनी नहीं दिख रही है जितने फेड ने दिसंबर में एंटिसिपेट किया था, कुछ नंबर्स बेहतर आ रहे हैं। अगर यूएस में थोड़ी सी रिकवरी दिखी तो आईटी के लिए अच्छा हो सकता है। तो ये एक डेटा पॉइंट हमें ट्रैक करना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि आईटी में ये
फॉरेनर्स जब निवेश करते हैं ना, तो ईटीएफ्स जो आते हैं वो सभी सेक्टर्स जो इंडेक्स में है उसको खरीदते हैं रिगार्डलेस ऑफ आउटलुक, बिकॉज ईटीएफ के कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होते हैं, और ज्यादातर पैसा जो इंडिया में आ रहा है वो ईटीएफ का आ रहा है कंपेयर टू एक्टिव। तो ईटीएफ में जिस सेक्टर में है उसका खरीदारी होता है, तो आईटी के लिए भी खरीदारी मिली है। तो मेरे ख्याल में जितना एक डाउनटर्न का आईटी में करेक्शन आना था शायद उतना नहीं आया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सावधान रहूंगा आईटी के बारे में। और चौथी फाइनल चीज, स्टॉक स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक कंपनी ऑर्डर हो रही है तो दूसरी कंपनी को वही ऑर्डर मिल रही है, तो विनर्स यहाँ पे कौन आएंगे ये गेस करना भी मुश्किल है। तो विनर्स के आने के बाद ही वो रीडिप्लॉयमेंट इनटू द विनर होगा। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच मैं करूंगा आईटी के बारे में। एक स्ट्रांग मेरे को व्यू आइदर वे क्लियरली नहीं दिख रहा है, और जब तक वर्ल्ड इकोनॉमी एक ग्रोथ मोड पे ना आए, आईटी को एक ग्रोथ सेक्टर की तरह अब बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा आईटी। सुनील जी, तो अभी कहाँ निवेश करें, क्योंकि अभी हम बजट को भी आते हुए देखेंगे, वोट ऑन अकाउंट बजट होएगा, और साथ में फिर फ्यू मंथ्स के बाद में लोकसभा इलेक्शंस है, और मार्केट हम देख रहे हैं फ्लरिशिंग मार्केट्स है, तो अभी निवेश करें तो कहाँ करें? एक आपको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि आउटलुक आप देखें तो एक तो मैंने कहा कि दिसंबर के कारण इक्विटी के वैल्यूएशंस अभी इंडिया 90% प्रीमियम में है कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट राइट बिफोर यस्टरडेज करेक्शन। तो थोड़ा वैल्यूएशन एक स्लाइटली हायर लेवल पे है। तो उस हिसाब से आप देखें तो इक्विटीज में लास्ट ईयर बहुत बढ़िया एक रिटर्न मिला सभी सेगमेंट में, लार्ज मिड और स्मॉल में। तो इस साल मैं कोई कंसर्न नहीं देख रहा हूँ, मगर एक इलेक्शन तक मेरे को एक अच्छी सपोर्ट एफआईएस के जरिए मिलेगी, बिकॉज पॉलिसी कंटिन्यूटी की कमियां मिली है। मगर सेकंड हाफ मुझे थोड़ा वॉलेटाइल दिख रहा है, बिकॉज यूएस इलेक्शन भी सामने है, और सेकंड हाफ में आपको तेल का दाम विंटर में बढ़ सकता है, एक प्रॉपर बजट भी पेश होगी जुलाई में। तो ऐसे कुछ चीज होने के कारण सेकंड हाफ में मेरे को थोड़ा एक इंक्रीज वॉलेटिलिटी दिख रहा है। तो ओवरऑल इक्विटी के लिए साल अच्छा होगा, मेरी लास्ट ईयर की तरह नहीं होगा। तो एक न्यूकोमा में एक डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि एक यूएस में रेट कट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। आरबीआई करेगी ना करेगी, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स कैसे होंगे, नंबर वन। सेकंड, अगर रेट कट हो रहा है तो डॉलर वीकन हो रहा है, और सॉवरेन वेल्थ जो कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं वो लास्ट 2 ईयर से ही एक शुरू हुआ है कि अपने डॉलर को कम करा के गोल्ड में निवेश करें। तो एक मल्टी एसेट में, यानी थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, थोड़ा गोल्ड, राइट, एक अलोकेशन मेरे लिए सही लग रहा है। बिकॉज अगर वो सही निकला कि रेट कट और फिर डॉलर वीक नहीं, फिर आपको गोल्ड का भी एक परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और स्लो डाउन में ऑलवेज गोल्ड अच्छा करता है। तो मेरे को एक मल्टी एसेट अलोकेशन आज एक सही ये लग रहा है, क्योंकि तीनों असेट क्लासेस में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी सामने दिखने के कारण आप डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर। और क्या हो गया कि लास्ट ईयर फाइनेंस बिल में आपको सपोज इंडिविजुअली अलोकेट करना है, डेट में अलग, गोल्ड में अलग और इक्विटी में अलग, तो टैक्स का बेनिफिट नहीं है अभी, इंडेक्सेशन का बेनिफिट हट गया है इंडिविजुअल डेट और इंडिविजुअल गोल्ड के ईटीएफ में। तो इसीलिए मल्टी एसेट के थ्रू आप गोल्ड या डेट भी खरीदेंगे, तब आपको इक्विटी टैक्सेशन के साथ ये एसेट क्लासेस मिल रही है। तो मेरे लिए मल्टी एसेट एक बहुत बढ़िया अलोकेशन होगा डेफिनेटली एट दिस पॉइंट इन टाइम। और सेकंड, अगर प्योर इक्विटी में निवेश करना चाह रहे हैं तो एक ब्रॉडर मार्केट जैसे फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ऐसे फंड्स में निवेश करेंगे तो फंड मैनेजर को एक अलोकेशन के लिए एक चांस होगा कि मैं थोड़ा अभी लार्ज में डालूं, फिर मिड में डालूं, स्मॉल में डालूं। ये फ्लेक्सिबिलिटी का भी इस साल फायदा मिलेगा, बिकॉज डिफरेंट टाइम में, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, वॉलिटिलिटी एफआईएस के जरिए एफआईएस की खरीदारी होगी तो लार्ज कैप ज्यादा बढ़ेगी, डोमेस्टिक एसआईपी बुक ज्यादा बढ़ेगी तो स्मॉल एंड मिड कैप को सपोर्ट मिलेगा। तो वो चीज में मैं कहूंगा एक प्योर इक्विटी एलोकेशन में भी आप ब्रॉड बेस्ड फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप अक्रॉस सेक्टर्स में कीजिए। जी और सेकंड, और मल्टी एसेट को भी एक मौका दीजिए कि इस साल अगर गोल्ड का अच्छा रहा फिर भी, तो इवन इक्विटी का उतना अच्छा नहीं हुए तो गोल्ड आपको सपोर्ट देगा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में। तो इसलिए मैं ये दोनों आपको रिकमेंडेशन दूंगा। जी, ये तो हुई म्यूचुअल फंड थ्रू निवेश करने की। सेक्टर वाइज अभी आपको क्या लग रहा है, कौन से सेक्टर में हम देखेंगे, कौन से सेक्टर लीड करेंगे मार्केट को अभी आगे जाके?
नहीं, अब अगर आप इस साल एंड तक इंतजार करेंगे तो मेरे लिए कंजम्पशन और बैंकिंग लीड करेंगे। आज पता है मेरे को बैंकिंग में करेक्शन कल बहुत जबरदस्त हुआ था ये सब, मगर ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है बिकॉज अल्टीमेटली ये करेक्शन हो रहा है पार्टली बिकॉज जो निम के एक्सपेंशन हुए थे पिछले साल में पोस्ट कोविड का, उनका दिन खत्म हो गया। मगर बाय द एंड ऑफ द ईयर मेरे को कैपेक्स साइकिल की रिकवरी सामने दिख रही है, तो लोन बुक की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगी कॉर्पोरेट साइड में। तो बैंकिंग मेरे लिए बाय द ईयर एंड बैंकिंग के नंबर्स बहुत अच्छे दिखेंगे, तो अब खरीदना अच्छा मौका है। सेकंड, कंजम्पशन, इसमें दो चीज है कंजम्पशन के बारे में। एक, पिछले साल में आपको ज्यादा एलोकेशन इंफ्रा के ऊपर जाते हुए देखा, तो इट वाज एट द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। सो कंजम्पशन को उतना पैसा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। नंबर वन, वो रीएलोकेशन में इस साल होते दिख रहा हूँ। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इंफ्रा में इनिशियली देख रहा हूँ, फिर वो इंफ्रा में री एंट्री के लिए एक्चुअल कैपेक्स साइकिल की ग्रोथ के ऊपर वापस आएंगे फंड मैनेजर्स। तो अभी जो पैसा निकलेगा इंफ्रा में प्रॉफिट बुकिंग करके, उसका रीडिप्लॉयमेंट में कंजम्पशन में देख रहा हूँ, प्योरली फ्रॉम लिक्विडिटी परस्पेक्टिव। बट एट द सेम टाइम इलेक्शन का माहौल है, तो मेरे लिए एक पैसा का खर्चा इकोनॉमी में होगा गवर्नमेंट के जरिए और पॉलिटिकल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जरिए। थोड़ा लिक्विडिटी इकोनॉमी में फैलेगा तो एक मास मार्केट कंजम्पशन में थोड़ी बेहतर नंबर्स आ सकते हैं। तो कंजम्पशन के नंबर्स के कारण भी मेरे को उधर एक अट्रैक्शन दिख रहा है। तो ये दो मेरे लिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और कंजम्पशन, ये दो मेरे लिए थोड़ी लीडर्स होंगे इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स इन दिस ईयर। ओके, तो कंजम्पशन, बैंकिंग एंड फिनेंशियल्स ऑफ कोर्स ये लीड कर सकते हैं आगे जाके भी। और जैसे सुनील जी, जैसे ये थर्ड क्वार्टर्स के नंबर भी अनफोल्ड होंगे, हमें एक बेटर आइडिया भी मिल जाएगा। बट ऑन दैट नोट, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके वैल्यूबल व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। અને સાથે જ મને આપશો રજા, પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે। નમસ્કાર।